दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रीबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन, एपिसोड 11। अब आगे। मैदान के चारों तरफ एक परछाई तेजी से चक्कर लग रही थी, जिसकी रफ्तार हवा से बातें कर रही थी। तभी वह परछाई अचानक रुकी और पास में खड़े पेड़ पर एक तेज वार हुआ, जिससे वह पेड़ दो भागों में बंट गया। आखिरकार में कामयाब हो गई। अचानक मीरा की खुशी से भरी आवाज आसपास गूंज गई। उसके माथे से पसीना की बूंदें टपक रही थी। मीरा ने अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली। कुछ समय ऐसे ही खड़े रहने के बाद मीरा अचानक सीधी खड़ी हुई और अपने सामने लगे लकड़ी के पुतले पर वार करने लगी। पिछले 10 दिनों से मीरा लगातार अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। शरीर कमजोर होने के कारण शुरुआत में मीरा को कठिनाई का सामना करना पड़ा, पर मीरा ने हार नहीं मानी और लगातार कठिन परिश्रम से अब उसकी शारीरिक क्षमता सुधरने लगी है। उसने अपने कक्ष के बाहर बने बगीचे में अपने लिए एक युद्ध कक्ष बना लिया है, जिसमें उसने हर प्रकार के युद्ध हथियारों को रखा है। इस दुनिया में सारे हथियार आकार में काफी बड़े थे, जिन्हें मीरा को अपने पास रखना थोड़ा मुश्किल था। उसकी शक्तियां अभी काफी कमजोर थी, जिस वजह से वह अपने लिए जादू से कोई स्टोरेज स्पेस नहीं बना सकते। इसलिए उसने लुक्स की मदद से अपने लिए कुछ छोटे हथियार और कुछ सुइयां बनवाई है, जिससे अगर किसी पर वार किया जाए तो सामने वाले को वह नजर न आ सके। इसका इस्तेमाल वह रात को जंगलों में शिकार के लिए किया करती है। अब उसकी शक्तियां भी धीरे धीरे रिकवर हो रही है, इसलिए मीरा अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके पास के जंगलों में जाकर प्रैक्टिस करती है। अब यह मीरा का रोज का रूटीन में है। वह दिन में अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाती और रात में जंगलों में जाकर अपनी स्किल को इम्प्रूव करती। 1 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मीरा अपने कक्ष में वापस चली गई। उसके महल में जो दास दासियां पहले रहते थे, मीरा ने सभी को वहां से निकाल दिया। वह दासियां यहां बस भोजन देने आती और उसके बाद चली जाती। मीरा ने किसी को भी यहां रुकने से मना कर दिया था। उसे पता था कि यह लोग यहां रहे तो उसके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती है। मीरा अब अपने महल में अकेले ही रहती। मीरा ने अपने कपड़े निकाले और गर्म पानी के तालाब में नहाने लगी। तालाब में कुछ जड़ी बूटियों और सुगंध के लिए इत्र डले हुए थे, जो मीरा को बहुत पसंद है। कुछ देर नहाने के बाद मीरा बाहर आए और अपना भोजन कर ध्यान लगाने बैठ गई। वह अपना एक भी पल व्यर्थ नहीं करना चाहती थी। उसे जल्द से जल्द अपने बाकी के तत्वों को भी जागृत करना था, तभी वह मीरा का बदला ले सकती थी। वहीं दूसरी तरफ वह काली परछाई एक बार फिर राजकुमार के कक्ष में नजर आए, जहां मुकुट राजकुमार सूर्य देव सिंह और युग शौर्य बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। उस परछाई ने राजकुमार को कुछ बातें। तभी राजकुमार ने परछाई से सवाल किया, क्या तुम्हें पता है वह कहाँ जाती है? जिसे सुन परछाई ने अपना सर हाँ में हिला दिया। इसके बाद वह परछाई एक बार फिर गायब हो गई। वही राजकुमार युग शौर्य नासमझी में राजकुमार सूर्य की तरफ देखते हुए सवाल करते हैं, सूर्य आप करना क्या चाहते हैं और अपने राजकुमारी पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? जिसे सुन सूर्य थोड़े गंभीर स्वर में कहते हैं, वह नकाबपोश जिस स्थान से गायब हुआ था वहां से 2 रास्ते राजमहल के अंदर जाते हैं। एक स्थान राजकुमारी श्रद्धा का है और दूसरा राजकुमारी मीरा का। हमने महल और राज्य के सभी स्थानों को देख लिया, बस राजकुमारी श्रद्धा और राजकुमारी मीरा स्थानों की जांच नहीं करवाई। जब हमने अपने गुप्तचर से इन दोनों स्थानों की जांच पड़ताल करवाई तो हमें कुछ अजीब सुनने को मिला। युग सूर्य को बीच में ठोकते हुए कहता है, राजकुमारी श्रद्धा का तो ठीक है, परंतु आपको नहीं लगता आपको राजकुमारी मीरा को अकेला छोड़ देना चाहिए? वैसे भी हमने सुना है जब से आपने राजकुमारी मीरा का सभा में अपमान किया है, वह तभी से ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। यही तो गौर करने वाली बात है, सूर्य ने अचानक कहा। जिसे सुन युग में सूर्य की तरफ देखा। सूर्य ने आगे कहा, हमने भी यही सुना है, परंतु लोगों की बातों का और उनके बारे में स्वयं जांच करने पर कुछ और ही पता चला है। हमारे गुप्तचर कई दिनों से राजकुमारी मीरा की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिससे हमें राजकुमारी मीरा के बारे में बहुत कुछ अजीब सुनने को मिला है। राजकुमारी मीरा ने कुछ समय पहले अपने सभी दास दासियों को अपने महल से निकाल दिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक दासी को बहुत कठोर दंड भी दिया और अब वह कुछ दिनों से पास की जंगल में जा रही है। जिसे सुन राजकुमार योग शौर्य थोड़े हराम थे। क्या सभी लोग यह नहीं कहते कि राजकुमारी मीरा एक डरपोक और बेवकूफ राजकुमारी है, जो किसी के सवालों का जवाब तक नहीं दे सकती? वह हमेशा चुप रहती है। और अफवाहें तो ये भी है कि वह बहुत बदसूरत है, इसलिए वह सदा अपने चेहरे पर ढेर सारा श्रृंगार करके रखती है ताकि मैं खूबसूरत लग सके। तो ये सब कैसे? यही तो गौर करने वाली बात है। सूर्य ने अचानक कहा, इसी चीज की जांच करने के लिए हम आज रात को पास के जंगलों में जाएंगे। हम भी तो पता करें आखिर राजकुमारी सबसे छुपा क्या रही है। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने नहीं हम पर हमला करवाया हो? इतना कह राजकुमार सूर्य चुप हो गए। तभी राजकुमार युग एक शरारा सूझी। उन्होंने एक चंचल मुस्कान के साथ राजकुमार सूर्य को देखते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको राजकुमारी मीरा पसंद आ गई है? जिसे सुन सूर्य ने गुस्से में युग की तरफ देखते हुए कहा, हमें लगता है आपका भी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।
हमने कभी उन्हें आंख उठाकर देखा भी नहीं। लगता है राज्य वापस जाकर आपकी हमें जांच करनी पड़ेगी। जिसे सुन राजकुमार युग अचानक डर गए। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक ऐसी राजकुमारी पसंद आ जाए। सूर्य ने युग से आगे कुछ नहीं कहा और राजकुमारी मीरा के बारे में सोचने लगा। पता नहीं क्यों, पर मीरा के बारे में सोचते ही एक बार फिर वही काली गहरी आंखें राजकुमार के सामने आ गई। उन्होंने जल्दी से अपने विचारों को शांत किया और राजकुमार युग को रात की तैयारी करने के लिए कहा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 12। रात का समय। एक काली परछाई तेजी से राजमहल से बाहर निकाल पास के जंगल में गई। वह काली परछाई तेजी से जंगल की गहराइयों में जा रही थी। तभी वह परछाई एक बड़ी और गहरी खाई के पास आकर रुकी। उसने अपनी काली आंखों से खाई के चारों तरफ देखा और अचानक गायब हो गई। वही उस परछाई को ऐसे गायब होता देख उसके पीछे आती 3 काली परछाइयां अचानक रुक गई। तभी एक परछाई ने अपने सर से कपड़ा हटकर यह चारों तरफ देखते हुए कहा, ये राजकुमारी कहाँ चली गई। जिसे सुन उसके पास खड़ी दूसरी परछाई ने सामने गहरी खाई की तरफ देखते हुए कहा, ये जंगल कहाँ तक जाता है। जिसे सुन तीसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, इससे आगे ये जंगल खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है, वह वही गई है। अचानक एक गहरी मगर शांत आवाज आई, चलो। ये राजकुमार सूर्यदेव सिंह और राजकुमार युग शौर्य थे, जो मीरा का पीछा महल से ही कर रहे हैं। उनके साथ उनका एक दास औरस भी था। वही सूर्य की बातें सुन युग हैरानी से बोलो, क्या राजकुमारी मीरा काले जंगल में अकेली गई है? वह पागल तो नहीं हो गई? सबको पता है काले जंगल में कितने खतरनाक जीव रहते हैं। जिसे सूर्य सच ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, औरस तुमने पता किया कि वो कहाँ है? वही औरस जो सूर्य का खास जासूस था, उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी राजकुमार, मैंने अपने जादू से यह पता लगा लिया है कि वो किस दिशा में गई है। तभी युग ने बीच में कहा, तो देर किस बात की है, चलो और हमें दिशा दिखाओ। जिसे सुन वो तीनों कुछ ही पल में वहां से गायब हो गई। वही काले जंगल के बीचों बीच मीरा कई खतरनाक और खूंखार जानवरों से लड़ रही थी। तभी पीछे से एक भयानक लाल जीव ने मीरा के ऊपर हमला किया। वो मीरा के पास पहुंच पता उससे पहले ही मीरा वहां से टेलीपोर्ट होकर उसके सर के ऊपर आकर अपने नुकीले खंजर से उसकी आंखों पर वार कर दिया, जिससे वो बड़ा सा जानवर एक ही वार में खत्म हो गया। जब मीरा शुरुआत में इस जंगल में इन जानवरों से लड़ाई करने आई थी, तब वो कई बार इनके कारण घायल हो गई थी। उस समय मीरा को उनकी कमजोरी नहीं पता थी, पर अब धीरे धीरे मीरा को जंगल के आधे से ज्यादा जानवरों की कमजोरी पता चल गई थी। ये सामने पड़ा लाल जानवर एक जहरीली छिपकली है, जिसकी कमजोरी उसकी आंखें हैं। उसकी आंखों पर वार करते ही वो वही खत्म हो जाती है। मीरा खड़ी हुई और अपने आसपास एक नजर डाली। उसने कुछ ही समय में बहुत से खूंखार जानवरों को मार डाला था, जिससे वो काफी खुश थी। उसकी रफ्तार पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। वो छिपकली के सर नीचे आई और उसके माथे पर लगे लाल स्टोन को निकाल लिया। यहाँ के सभी जानवरों के ऊपर एक खास स्टोन लगा होता है, जिससे उन सभी को शक्तियां प्राप्त होती। अगर कोई इन्हें मारकर उस स्टोन्स को हासिल करता तो उनकी शक्तियों का कुछ प्रतिशत हिस्सा मारने वाले को मिल जाता, और यह स्टोन भी एक अच्छे दाम पर बाजार में बिक जाते हैं। मीरा ने अब तक बहुत से स्टोन इकट्ठा कर लिए थे, जिन्हें वह बाद में जाकर बाजार में अच्छे दामों पर बेच सकती है। मीरा ने खुशी खुशी वो स्टोन निकालो और अपनी थैली में रख आगे की तरफ बढ़ गई। वही उसके पीछे राजकुमार सूर्य और राजकुमार युग वहां पड़ी जानवरों की लाशों को देखकर यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि मीरा की दिशा में गई है। तभी युग को कुछ नजर आया, जिसे देख युग स्तंभ खड़ा रह गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से सूर्य से कहा, सूर्य सामने देखो। जिसे सुन राजकुमार सूर्य, जो आसपास मीरा को खोजने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने सामने की तरफ देखा। सामने एक काले कपड़े पहने छोटी सी आकृति एक बड़े और खूंखार जादुई नील भेड़िए से लड़ रही थी। वो नीला भेड़िया अपनी पूरी शक्ति से सामने खड़े व्यक्ति पर वार कर रहा था, जिससे सामने खड़ा व्यक्ति बार बार बच जाता। तभी उस भेड़िए ने एक जोरदार दहाड़ मारी, जिसके साथ वहां धरती को कांपने वाली वाइब्रेशन होने लगी। वो तेजी से सामने खड़े व्यक्ति की तरफ भागा। वही मीरा, जो उसके हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी, वो जैसे ही उसके पास मीरा तेजी से टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर पहुंची और उसके दिल के करीब अपने खंजर को घुसा दिया, जिसे महसूस कर वो नीला भेड़िया एक बार तेजी से दहाड़ा और कुछ ही समय में मर गया। जिसे देख सामने खड़े दोनों राजकुमार स्तंभ थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ये राजकुमारी मीरा है। तभी युग ने सूर्य से बोला, मुझे नहीं लगता ये राजकुमारी है, इसका चेहरा। वो अभी इतना ही कहा पाया कि तभी मीरा ने अपने सर से उस काले कपड़े को हटाया, जो मीरा के पूरे चेहरे को छुपाए हुआ था। मीरा ने एक ब्लैक पेंट के साथ व्हाइट शर्ट पहनी हुई, जिसके ऊपर उसने एक बड़ा काला कपड़ा डाला हुआ था। उसने अपने बालों को पोनीटेल में बंधा हुआ था, जिसकी 2 लेट मीरा की सुंदर चेहरे को छू रही थी। उसकी काली आंखें इस समय किसी तारे की तरह चमक रही थी। उसके सुंदर और गुलाबी होठों पर एक दिल की धड़कन रोक देने वाली मुस्कान थी। उसके माथे पर आए पसीने की बूंदें उसके गोरे सफेद चेहरे पर किसी ओस की बूंदों के समान नजर आ रही था, जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। उसके एक हाथ में खंजर था, जो उसने अपने ब्लैक पेंट पर बने हुए एक चमड़े की पॉकेट में रख दिया और बड़े से भेड़िए के ऊपर के कुछ समय के लिए बैठ गई। वो इस समय काफी थक गई थी। जादुई भेड़िए को मारने के लिए मीरा ने अपनी काफी ऊर्जा का प्रयोग किया था
उसने ऊपर चमकते सुंदर चाँद की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर जंगल में चलती हवाओं को महसूस करने लगी। इस समय मीरा के चेहरे पर सुकून से भरी एक मुस्कान थी। वही सामने खड़े राजकुमार युग, जो पहले ही मीरा के एक्शन से हैरान परेशान थे, वो मीरा के रूप को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें जहां तक पता था राजकुमारी मीरा बहुत बदसूरत थी, पर यहाँ तो कुछ और ही है। वही सूर्य का हाल कुछ कम अच्छा नहीं था। वो शुरुआत से मीरा के हर एक एक्शन को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके भेड़िए को मारने से लेकर अपना चेहरा दिखाने तक वो बस एक टक अपनी गहरी नजरों से सामने आंखें बंद करे बैठी राजकुमारी मीरा को बिना अपनी पलकें झुकाए बस देखे जा रहे थे, जो इस समय चांद की रोशनी में किसी खिले हुए सफेद कमल की तरह चमक रही थी, जिसे देख राजकुमार सूर्य की दिल की धड़कनें दुगनी रफ्तार से दौड़ने लगी। उन्होंने आज से पहले कभी मीरा को ध्यान से नहीं देखा था। वो हमेशा अपना खूबसूरत चेहरा ढेर सारे मेकअप से छुपा कर रखती थी और हमेशा अजीबोगरीब हरकतें करती रहती, परंतु आज वो जी मीरा को देख रहे थे। वो बिल्कुल उलट थी। ना तो उन्होंने अपने चेहरे पर कोई मेकअप किया हुआ था और ना ही वो कहीं से डरी सहमी नजर आ रही थी। आज कुछ तो खास था मीरा में, जो राजकुमार सूर्य उसकी तरफ खींच जा रहा था। वही युग जो बहुत देर से राजकुमार सूर्य से कुछ बोले जा रहा थे। सूर्य को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक युग ने सूर्य के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया। सूर्य, तुम कहाँ खो गए? राजकुमारी जा चुकी है, क्या हमें अभी उनका पीछा करना चाहिए? सूर्य को अब जाकर आभास हुआ कि मीरा वहां से जा चुकी है। उसने युग से बस 2 शब्द कहे, वापस चलो। इतना कह सूर्य वहां से गायब हो गया। आगे होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए रोब्रॉन ऑफ मिस्टीरियस क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 13। राजकुमार सूर्य और राजकुमार युग वापस राजमहल लौट आए। वो दोनों अभी अपने कक्ष में बैठे हुए थे। कुछ देर की शांति के बाद अचानक राजकुमार युग शौर्य की आवाज आई। हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो हम देखकर आए हैं, क्या वो सब सत्य है? उसकी बातों में हैरानी साफ सुनाई दे सकती थी। हमने तो सुना था कि राजकुमारी मीरा एक डरपोक और बुद्धिहीन राजकुमारी है। अगर यह सच है तो जो आज हमने देखा वह क्या था, और राजकुमारी क्यों सबके सामने अपने आप को डरपोक और बुद्धिहीन दिखाती है? हमारा तो दिमाग ही चकरा गया है ये सब सोचकर। वही राजकुमार सूर्य, जो अभी चुपचाप बैठे राजकुमार युग शौर्य की सारी बातें सुन रहे थे, अचानक उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर हमें राजकुमारी मीरा ही दे सकते हैं। अच्छा, और आपको लगता है वो हमें इस चीज का जवाब देंगे? हमें तो लगता है जिस प्रकार अपने भरी सभा में उनका अपमान किया था, वो तो आपकी शक्ल भी नहीं देखेना चाहेंगे। वही राजकुमार सूर्य, जो अभी तक मीरा के ख्यालों में खोए हुए थे, राजकुमार युग की बातों को सुनकर अचानक उनके दिल में हलचल होने लगी। पता नहीं क्यों, परंतु राजकुमार युग का ऐसा कहना कि राजकुमारी अब कभी उनसे बात नहीं करेगी, राजकुमार सूर्य को अच्छा नहीं लगा। ये शब्द उसे चुभ रहे थे। उन्होंने अपनी गहरी नजरों से राजकुमार युग शौर्य की तरफ देखा। हमें लगता है अब आपको अपने कक्ष में जाना चाहिए। राजकुमार युग ने हैरानी से राजकुमार सूर्य की तरफ देखा। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि सूर्य उसे अपने कक्ष से भागना चाहता है? उन्होंने अपना सर झटककर राजकुमार को शुभ रात्रि कह अपने कक्ष की दिशा में चले गए। आज की घटना के बाद उनके मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था, जिसे समझने के लिए उन्हें कुछ समय की आवश्यकता है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए। वही राजकुमार सूर्य अपने बिस्तर से उठकर सामने कक्ष की बालकनी पर जा खड़े हुए। बाहर से आती चांद की रोशनी पूरे कक्ष में फैल रही थी। राजकुमार सामने की तरफ चांद को देखते हैं। आज चांद की रोशनी बाकी दिनों से ज्यादा थी, जिसमें उन्हें राजकुमारी मीरा का अक्ष नजर आ रहा था। उनकी वो बेखौफ काली आंखें, चांद की रोशनी में दमकता हुआ सुंदर नाजुक छोटा सा चेहरा और उसे चेहरे पर वह प्यारी सी मुस्कान, सब बार बार राजकुमार के सामने आ रहा था। राजकुमार सूर्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु आंखें बंद करते ही मीरा का चेहरा एक बार फिर उनके समक्ष आया। कुछ समय ऐसे ही रहने के बाद अचानक उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्होंने उसी मुस्कान के साथ कहा, आप आग से खेल रही है राजकुमारी, रुक जाइए, वरना यह आग कब आपको अपने अंदर सनमा लेगी उसका आपको आभास भी नहीं होगा। इतना कहे वो मुस्कुरा दिया। राजकुमार सूर्य की आंखों में इस समय कुछ तो अजीब था, जो पहले कभी नहीं दिखा। वही इन सबसे अनजान मेरा, जिसे इस बात का आभास ही नहीं था कि वो किसी के आंखों के पिंजरे में कैद हो गई है, अपने कक्ष में आराम से सो रही थी। उसे पता ही नहीं था कि आने वाला कल उनके लिए क्या नए रंग लाएगा। अगली सुबह भोजन कक्ष में महाराज अपने स्थान पर बैठे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी भोजन कक्ष का दरवाजा खुला। राजकुमार सूर्य वीर सिंह और राजकुमार युग शौर्य अपने ने भोजन कक्ष में प्रवेश किया। उन्हें आता देख महाराज अपने स्थान से खड़े होते हुए उनसे कहा, आए राजकुमार, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जिसे सुन राजकुमार सूर्य ने जवाब देते हुए कहा, आपको प्रतीक्षा करवाने के लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमें आने में थोड़ा विलंब हो गया। जिसे सुन महाराजा थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे नहीं राजकुमार, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, आए बैठिए, हम सभी साथ में भोजन शुरू करते हैं। जिसे सुन दोनों राजकुमार अपने अपने स्थान पर बैठ गए। राजा के दाएं तरफ उनकी पहली पत्नी और रानी संतोषी बैठी हुई थी। वही बाकी की दोनों छोटी रानी और राजकुमारी श्रद्धा सभी को भोजन परोसने लगी। तभी राजा ने राजकुमार से पूछा, राजकुमार, हमने सुना है आप आज अपने राज्य लौट रहे हैं। जिसे सुन सूर्य कुछ देर रुक कर बोले, अभी हम कुछ दिनों तक यही रहेंगे, हमारे कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं।
जिसे सुन राजा थोड़े उदास तो हुए, पर उन्होंने अपने भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। वही श्रद्धा जो राजकुमार के जाने से काफी उदास थी, राजकुमार की बातें सुन उसका चेहरा खिल उठा। वो बहुत खुश थी कि राजकुमार नहीं जाएंगे। वो खुशी खुशी आगे बढ़ी और राजकुमार के पास पहुंचकर उन्हें भोजन परोसने लगी। आज राजकुमारी ने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी। एक अच्छे मेकअप के साथ वो इस समय काफी सुंदर लग रही थी। वो थोड़ा शर्माते हुए राजकुमार को भोजन परोसने लगी। सभी ने भोजन करना आरंभ किया कि तभी सूर्य ने अपनी आंखों से युग से कुछ कहा, जिसे समझ युग ने जल्दी से महाराज की तरफ देखते हुए कहा, महाराज, हमें यहाँ काफी समय हो गया है, परंतु हमने इस समय में राजकुमारी मीरा को यहाँ नहीं देखा। राजकुमारी मीरा का नाम सुनते ही भोजन कक्ष में सन्नाटा फैल गया। किसी को भी राजकुमार से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। सब जानते थे कि कुछ समय पहले राजकुमार सूर्य और मीरा के बीच क्या विवाद हुआ था। महाराज ने जल्दी से राजकुमार सूर्य की तरफ देखा, जो शांति से अपना भोजन कर रहे थे। महाराज को अपनी तरफ देखता पाकर राजकुमार सूर्य ने उनसे कहा, हाँ, हम भी यही प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। यहाँ आपके परिवार के सभी सदस्य हैं, केवल राजकुमारी मीरा नहीं। जिसे सुन महाराज ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वह राजकुमारी मीरा का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक नहीं, इसलिए वो अपने कक्ष में आराम कर रही है। सूर्य ने अपनी गहरी नजरों से महाराज की तरफ देखा, जिसे देखने जल्दी से कहा, पर अभी उनका स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर है, हम अभी उन्हें बुला देते हैं। इतना की है, उन्होंने अपने एक सिपाही को राजकुमारी मीरा को लाने के आदेश दिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक राजकुमार को राजकुमारी मीरा के बारे में क्यों जानना है। महाराज को जब राजकुमार सूर्य के आने की खबर मिली थी, तभी से ही उन्होंने राजकुमारी मीरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो पहले हुए अपमान के कारण मीरा से काफी गुस्सा थे। श्रद्धा ने अपनी सारी गलतियां मीरा पर डाल दी थी कि उसी ने ही उसे महाराज से विवाह करने का प्रस्ताव रखने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने किसी को भी मीरा के कक्ष में जाने से मन कर दिया था। और आज अचानक राजकुमार के ऐसा कहने से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों राजकुमार राजकुमारी मीरा से मिलना चाहते हैं। वही मीरा का नाम सुनते ही श्रद्धा का मन खट्टा हो गया। वो नहीं चाहती थी कि मेरा राजकुमार से किसी भी तरह मिले, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। पर आज अचानक राजकुमार के मुंह से मीरा का नाम सुन श्रद्धा को बहुत हैरानी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक राजकुमार मीरा से क्यों मिलना चाहते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रीबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 14। वहीं दूसरी तरफ मीरा अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रही थी। तभी एक दासी ने आकर मीरा को बताया कि बाहर महाराज के सिपाही आए हैं। महाराज का आदेश है कि राजकुमारी मीरा आज उनके साथ भोजन करें, जिसे सुन मीरा हैरान हो गई। मीरा और उसके पिता के बीच के रिश्ते इतने भी अच्छे नहीं थे। मीरा की मां की मृत्यु के बाद और श्रद्धा की साजिशों के कारण महाराज हमेशा मीरा से दूर ही रहते थे। उन्होंने कभी मीरा से प्यार से बात नहीं की, इसलिए आज उनका अचानक भोजन के लिए प्रस्ताव भेजना मीरा को कुछ हजम नहीं हो रहा था। उसने बाहर खड़े सिपाही को एक नजर देखा, जो मीरा को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। मीरा ने कुछ नहीं कहा और तैयार होकर सिपाही के पीछे चली गई। उसे पता था वो राजा के परिवार ज्यादा दिनों तक भाग नहीं सकती, उसे किसी न किसी दिन उनका सामना करना ही होगा। इसलिए मीरा ने यह तय कर लिया था कि वह वहां जाएगी और देखेगी आखिर उसको बुलाने की असल वजह क्या है। वही भोजन कक्ष में सभी बेसब्री से मीरा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय की प्रतीक्षा के बाद भोजन कक्ष दरवाजा का खुला। अचानक तेज कदमों की आवाज भोजन कक्ष में आने लगी। जैसे जैसे मीरा अपने कदम बढ़ा रही थी, उसकी पायलों की आवाज पूरे भोजन में गूंजने लगी, जिन्हें सुन भोजन कक्ष में बैठे राजकुमार सूर्य के दिल की धड़कन अचानक तेज होने लगी। उनका दिल दुगनी रफ्तार में दौड़ने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अचानक उनके साथ क्या हुआ, परंतु उनका चेहरा बिल्कुल शांत और कठोर बना हुआ था। तभी एक शांत और मधुर आवाज सबके कानों में आई, प्रणाम महाराज, आपने हमें बुलाया। वही महाराज जो अब मीरा की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मीरा के अचानक उन्हें महाराज कहकर संबोधित करने से उनकी नजरें अपने आप ही मीरा पर चली गई। वहीं अकेले महाराज ही नहीं थे जो मीरा को अपनी आंखों में हैरानी लिए देख रहे थे। कक्ष में बैठे सभी लोग मीरा को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। इस समय राजकुमारी मीरा में एक आसमानी रंग का सुंदर लहंगा चोली पहना हुआ था। उसका दुपट्टा नेट में था। लहंगा चोली दिखने में भले ही साधारण थे, परंतु उसे पर की गई कढ़ाई काफी सुंदर थी। ऊपर से मीरा के गोरे रंग पर वह और खिल रहा था। मीरा के बाल इस समय खुले हुए थे। उसके कानों में सोने के झुमके और नाक में एक प्यारी सी सोने की नथ थी, जिस पर एक बहुत सुंदर कलाकारी की हुई थी। उसने अपने चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। इस साधारण से रूप में मैं भी राजकुमारी मीरा आसमान से उतरी किसी परी के समान सुंदर और मनमोहक लग रही थी, जिसे अगर कोई एक नजर देख ले तो वह अपनी नजरें उनसे हटा ही ना पाए। सभी लोग मीरा का ये रूप देखकर हैरान थे। उन्होंने हमेशा मीरा को चमकते धमकते वस्त्र, ढेर सारे आभूषण और मेकअप के साथ ही देखा था। उसका ये रूप सभी ने पहली बार देखा था। वही सबसे ज्यादा हैरान तो श्रद्धा थी। उसे शुरू से पता था कि मीरा कितनी खूबसूरत है, इसलिए वह ईर्ष्या में आकर मीरा को हमेशा अजीब तरह के वस्त्र और मेकअप करने के लिए कहती। परंतु आज मीरा का ये रूप देखकर उसे डर था कि कहीं राजकुमार मीरा को पसंद न करने लगे। उसने जल्दी से राजकुमार सूर्य की तरफ देखा, जो अपना सर झुकाए भोजन कर रहे थे। उन्होंने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर मीरा की तरफ नहीं देखा।
जिसे देख श्रद्धा के दिल को थोड़ी राहत महसूस हुई। श्रद्धा को लग रहा था कि मीरा जरूर राजकुमार को रिझाने के लिए इस प्रकार तैयार होकर आई है, जिससे सोच उसने कड़वाहट से मीरा की तरफ देखा। वहीं मीरा ने बिना किसी पर ध्यान दिए जाकर कक्ष के एक खाली स्थान पर बैठ गई। उसने ध्यान से भोजन कक्ष को देखा। भोजन कक्ष बहुत ही भव्य और खूबसूरत था। नीचे बैठने के लिए बड़े और कोमल गद्दों को बिछाया हुआ था, जिनके समक्ष सोने की बड़ी चौकियां और उनके ऊपर चांदी के बर्तनों को सलीके से सजाया हुआ था। दोनों तरफ बड़े बड़े खुले दरवाजे, जिनसे इस समय ठंडी हवाएं भोजन कक्ष के अंदर आ रही थी। एक पल के लिए मीरा उसे भोजन कक्ष को देखते ही रह गई। तभी एक दासी ने आकर मीरा की थाल में भोजन भरोसा। खाने को देखकर मीरा की आंखें चमक गई। सच में राजाओं का खाना बड़ा ही भव्य और स्वादिष्ट होता है। उसने जल्दी से अपने होठों को गीला किया और भोजन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहीं मीरा ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि किसी की पेनी नजरें उसकी हर एक हरकत पर थी। ये जासूस और कोई नहीं, हमारे मुकुट राजकुमार सूर्यदेव सिंह है, जो मीरा के कक्ष में आने से लेकर उसके अपने भोजन को देखने के हर एक तरीके पर बड़ी पेनी नजर रखे हुए थे। उनकी नजरें एक भी पल के लिए मीरा से नहीं हटी थी। बेशक उनका सर झुका हुआ था, परंतु उनकी आंखें मीरा पर एक पल के लिए भी नहीं हटी। तभी मीरा को किसी के नजरों की तपिश अपने ऊपर महसूस हुई, जिसे महसूस कर मीरा ने उस दिशा में देखा जहां मीरा की काली आंखें किसी की नीली आंखों से टकराए। कुछ देर के लिए वो दोनों आंखें एक दूसरे में उलझ गई। मीरा ने तुरंत अपनी आंखें हटा ली। अब जाकर मीरा को एहसास हुआ था कि यहाँ राजा के परिवार के अलावा भी कोई और है। यह नीली आंखों वाला राक्षस यहाँ क्या कर रहा है? देखो तो सही कैसे घुर रहा है, जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। छोड़ मीरा इसे, अभी तू बस अपने खाने में फोकस कर, मीरा ने अपने मन में कहा और अपना खाना खाने लगी। खाने के लिए तो मीरा बड़े से बड़े आधी तूफान से लड़ जाए। ये तो एक राजकुमार है, आखिर हमारी मीरा है ही इतनी बड़ी फूडी। वही राजकुमार सूर्य, जो मीरा को अपनी तरफ देखता पाकर थोड़े खुश हुए थे, क्योंकि मीरा जब से कक्ष में आई थी उसने राजकुमार की तरफ एक बार भी नहीं देखा। जो राजकुमार को नागवारा था, पर मीरा को ऐसे नजर फेर लेने से राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। भाष उन्हें मीरा का अपने आप को इस तरह अनदेखा करना रास नहीं आया, जिसका मतलब राजकुमार खुद नहीं समझ पा रहे थे। वो बस चाहते थे कि मीरा उनकी तरफ देखें। तभी राजकुमार ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन वहां बैठे सभी लोग हैरानी से राजकुमार सूर्या और मीरा की तरह देखने लगे। वहीं बैठे युग, जो अपने भोजन लुफ्त उठा रहे थे, अचानक उनके गले में भोजन फंस गया। उन्होंने खंसते हुए एक नजर राजकुमार सूर्य की तरफ देखा और फिर राजकुमारी मीरा की तरफ, जो अपनी खा जाने वाली नजरों से उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 15। वही मीरा की ऐसी नजरों को देख राजकुमार युग ने जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर ली। कल रात राजकुमारी मीरा के बारे में जानने के बाद अब वह राजकुमारी मीरा से किसी भी प्रकार के दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। उन्होंने सूर्य की तरफ देखा, जो राजकुमारी मीरा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, जिसे देख युग ने अपना सर ना हिला दिया। उसे राजकुमार सूर्य का स्वभाव आज अलग लग रहा था। वहीं मीरा अपनी नजरों में बेनतहा गुस्सा लेकर राजकुमार सूर्य को देख रही थी। तभी राजकुमारी श्रद्धा की आवाज आई, राजकुमार अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, मीरा को ये सब नहीं आता। हमने आपसे तो प्रश्न नहीं किया, सूर्य ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए श्रद्धा से कहा, जिसे सुन श्रद्धा की बोलती बंद हो गई। उसे राजकुमार से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। अब उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से मीरा तरफ देखा। ये सब मीरा के कारण हो रहा था। अगर वो यहाँ नहीं होती तो राजकुमार कभी उसके साथ ऐसी व्यवहार नहीं करते। वहीं मीरा ने श्रद्धा की नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने राजकुमार की आंखों में देखते हुए कहा, सही तो कह रही हमारी बड़ी बहन, ये सब कार्य हमारी बड़ी बहन को बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। हम अपने अतिथियों का आदर सत्कार करने में सक्षम नहीं है। जिसे सुन राजकुमार जवाब देते हुए कहते हैं, परंतु हम तो ये सब इसलिए कह रहे ताकि आपके और हमारे बीच के जो गिले शिकवे हैं दूर हो सके। इन दिनों हमारे बीच के रिश्ते कुछ गलतफहमियों से गुजर रहे हैं, और वैसे भी अतिथि का सत्कार तो सबका धर्म होता है। अतिथि सत्कार माय फुट, मेरा बस चले तो मैं इस नीली आंखों वाले राक्षस का अतिथि और सत्कार अभी यही निकाल दूं। बढ़ाया आया अतिथि सत्कार लेने वाला। और क्या कहा इसने रिश्ते? अगर ये आदमी 2 मिनट मेरे सामने और रुकना तो मैं इसके सारे रिश्ते की पोटली बनाकर इसके सर पर मारकर कहीं इसकी जान ना ले लूं। इसकी तो कंट्रोल माही कंट्रोल। शांत हो जा तू। मीरा अपने मन को शांत कर एक गहरी सांस लेती है। अभी मीरा आगे कुछ कह पाती कि महाराज की आवाज आए, राजकुमारी मीरा, क्या आप हम सबका अपमान करना चाहती है? राजकुमार आपसे सुलह करने आए हैं तो उनके प्रस्ताव को स्वीकार करें। मीरा कहना तो बहुत कुछ चाहते थी, पर वो चुप रही। वो बिना मन के अपने स्थान से खड़ी होकर भोजन परोसने के लिए आगे बढ़ी। तभी किसी चीज को देखकर मीरा की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी पास रखा खीर का बर्तन उठाया और राजकुमार के पास चली गई। मीरा के चेहरे पर इस समय एक शाती मुस्कान थी। मीरा की यादों से उसे ये तो पता चला था कि राजकुमार को मीठा बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए उसने जानबूझकर खीर के बर्तन को उठा लिया। मीरा एक फीकी मुस्कान के साथ राजकुमार से कहा, राजकुमार क्या आप खीर लेंगे? भोजन कक्ष का माहौल, जो अभी थोड़ा शांत हुआ था, एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया।
सभी को पता था कि राजकुमार मीठा बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्हें मीठे से सख्त नफरत है। वहीं बैठे राजकुमार सूर्य मीरा की सारी चालाकियां समझ रहे थे। उन्हें पता था कि राजकुमारी मीरा उन्हें भोजन परोसना नहीं चाहती। मीरा अभी खुश हो पाती कि तभी राजकुमार ने कहा, जी जरूर, हमें खीर बहुत पसंद है। जिसे सुन वहां बैठे सभी लोग हैरानी से राजकुमार की तरफ देखने लगे। सबसे ज्यादा हैरान तो राजकुमार युग थे। वो पिछले 25 सालों से एक साथ थे, परंतु उन्हें आज तक नहीं पता था कि राजकुमार को मीठा भी पसंद है। उन्होंने सूर्य की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए सामने खड़ी मीरा की तरफ देख रहे थे। वही ये सुनकर मीरा का दिमाग खराब हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो इसी खीर में जहर डालकर राजकुमार को खिला दे। तभी राजकुमार की आवाज से मीरा अपने अपने ख्यालों से बाहर आए। राजकुमारी, आप ऐसे खड़ी क्यों हैं? हमें मीठा दीजिए। जिसे सुन मीरा ने फीकी मुस्कान दी और एक कटोरी में उनके लिए खीर डालने लगी। अचानक ही मीरा के हाथ से खीर का बर्तन छूट गया, जिसे देख राजकुमार ने जल्दी से वह पकड़ लिया, जिसके कारण दोनों के हाथ आपस में जुड़ गए। जिसे देख मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना हाथ राजकुमार के हाथों से निकालने की कोशिश की, परंतु अचानक मीरा का हाथ राजकुमार ने कसकर पकड़ लिया। जिसे देख मीरा की आंखें और बड़ी हो गई। उसने गुस्से में राजकुमार की तरफ देखा, परंतु उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने कुछ किया है। मीरा ने झटके से अपना हाथ खींचा और बिना कुछ बोले भोजन कक्ष से चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वही मीरा को अचानक ऐसे करता देख सब हैरान थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। महाराज ने तुरंत बात को संभालते हुए राजकुमार की तरफ देखते हुए कहा, लगता है राजकुमारी की तबीयत फिर से खराब हो गई। जिसे सुन किसी ने कुछ नहीं कहा और अपना अपना भोजन करने लगे। वहीं दूसरी तरफ मीरा सीधे अपने कक्ष में पहुंची। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और उससे सटकर खड़ी हो गई। उसने पास में रखा पानी का जग उठाकर जिस हाथ को राजकुमार सूर्य ने पकड़ा था उसे पर पानी डालने लगी। राजकुमार सूर्या की छुअन मीरा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मीरा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर राजकुमार के स्पर्श से उसे इतनी घनी क्यों आ रही है। वैसे तो माही अपने पिछले जन्म में किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही, पर उसे इतना तो पता था कि राजकुमार सूर्या का उसे छूना कुछ तो अजीब था। उसे अपने हाथों से घीन होने लगी थी। सूर्य के पास से एक अजीब सा डर का एहसास हुआ था जो मीरा को अपनी जिंदगी में कभी मन नहीं हुआ। मीरा अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। जब बहुत समय बाद भी मीरा का मन शांत नहीं हुए तो मीरा ने अपने कपड़े बदल अपने सर पर काला कोट डाला और अपने कक्ष से टेलीपोर्ट हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार सूर्या के विचार कुछ अलग थे। जब उन्होंने अपने हाथों पर मीरा के हाथों को महसूस किया तो उन्हें मीरा के हाथ किसी रुई की भांति मुलायम और सफेद लगे। उनके कठोर हाथों पर वह किसी कोमल सफेद गुलाब की तरह थे, जिन्हें वो बार बार छूकर देखना चाहते थे। अनजाने में ही उनकी पकड़ मीरा के हाथों पर कस गई, जिससे उनके दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार में दौड़ने लगी। वो उन हाथों को छोड़ना नहीं चाहते थे। मीरा के स्पर्श से ही राजकुमार के दिल में जो खालीपन वर्षों से था अचानक भर गया। उन्हें अपने अंदर एक सुकून महसूस हो रहा था, परंतु राजकुमारी के दूर जाने से वो सुकून भी उन्हें अपने आप से दूर जाता महसूस हुआ। वो कुछ समय अपने खाली हाथों को देखते रही, जिनमें कुछ समय पहले राजकुमारी मीरा के छोटे और सुंदर हाथ थे, जिसे सोच उनकी मुठियां कस गई। राजकुमारी मीरा के जाने के कुछ समय पश्चात ही राजकुमार सूर्या भी वहां से चले गए। वहीं बाकी सभी हैरान परेशान होकर यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक यहाँ हुआ क्या। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रीबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 16। सभी को यही लग रहा था कि राजकुमारी मीरा के ऐसे अचानक जाने से राजकुमार क्रोधित हो गए हैं, इसलिए वो भोजन कक्ष से बिना भोजन किया ही चले गए। जिसे सोच महाराज तेज प्रताप बहुत परेशान थे। वो किसी भी प्रकार से राजकुमार को क्रोधित नहीं करना चाहते थे। वहीं श्रद्धा जो अब तक गुस्से में आग बबूला हो गई थी, जब उसने अपने पिताजी को ऐसे परेशान होते हुए देख उसने आग में घी डालने का काम करते हुए कहा। उसने थोड़ा उदास चेहरा बनाते हुए कहा, पिताजी हमें लगता है राजकुमार आज हम सबसे बहुत क्रोधित हुए हैं। हमने मीरा को कई बार समझाया है कि किसी के सामने ऐसा व्यवहार ना किया करे। ये सब हमारी गलती है, हम मीरा को एक अच्छी सीख नहीं दे पाए। ये सब कहते हुए श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, हम राजकुमार को थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, जिससे हमें ये तो पता चल गया है कि आज मीरा के व्यवहार ने उन्हें बहुत ठेस पहुंचाई है। वही महाराज तेज प्रताप जो अभी तक सिर्फ राजकुमार पर ध्यान दे रहे थे, श्रद्धा की बातें सुन उन्हें मीरा पर और अधिक क्रोध आने लगा। जिसे देख सबसे छोटी रानी सुलोचना ने आगे बढ़ते हुए कहा, महाराज मीरा अभी बच्ची है, उन्हें अभी अच्छे और बुरे की समझ नहीं। वही छोटी रानी को मीरा की साइड लेता देख श्रद्धा ने अपनी मां की तरफ कुछ इशारा किया, जिसे समझ बड़ी रानी यह थोड़े क्रोधित स्वर में कहती है, बच्ची नहीं है मीरा, अब वो 16 बरस की हो गई है। और देखो हमारी श्रद्धा को, वह भी तो छोटी है मीरा से, बस 2 बरस ही बड़ी है, लेकिन वो कितनी सौम्य और समझदार है। ये सब मीरा ने जानबूझकर किया है ताकि महाराज का अपमान हो सके। वो हमेशा ही ऐसी हरकतें करती रहती है। सभी बातों को सुन महाराज मीरा पर और अधिक क्रोधित हो गए। उन्हें एक बार फिर सारी गलती राजकुमारी मीरा की ही लग रही थी।
उन्होंने गुस्से में एक सिपाही को बुलाया। सब अचानक चुप हो गए। उन्होंने सिपाही से कहा, जब तक सूर्यगढ़ के राजकुमार हमारे यहाँ रहेंगे तब तक के लिए राजकुमारी मीरा को उनके महल में बंद कर दो, वो कहीं भी आने जाने नहीं चाहिए। जिसे सुन वो सिपाही वहां से चला गया। तभी महारानी ने कहा, महाराज क्या आप बस इतनी ही सजा देंगे मीरा को, इससे तो उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसे सुन महाराज ने कहा, हम उनकी सजा राजकुमार के यहाँ से जाने के बातें देंगे। जिसे सुन श्रद्धा के चेहरे पर एक शाती मुस्कान आ गई है, यही तो वह चाहती थी। उसने अपने मन में कहा, अब पता चलेगा तुम्हें छोटी चुड़ैल, हमारे और राजकुमार के बीच में आने का दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। धीरे धीरे सभी अपने कक्ष में चले गए। वही छोटी रानी को मीरा की चिंता होने लगी थी। वो जानती थी मीरा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करती, जरूर आज मीरा के साथ कुछ हुआ था जिसे उन्होंने इस तरह बर्ताव किया, परंतु अब हालात उनके बस में नहीं थे। वो बस भगवान से प्रार्थना कर सकती थी कि उनकी बच्ची का ख्याल रखें। राजकुमार के कक्ष में राजकुमार अपना हाथ पकड़े बैठे हुए थे। वो जिस समय से भोजन कक्ष से वापस आए थे वो बस अपने दाएं हाथ को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में कुछ अजीब से भाव थे जिन्हें किसी के लिए समझना नामुमकिन था। वही उनके सामने राजकुमार शौर्य पिछले 1 घंटे से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्यों राजकुमार अपने हाथों को इतने ध्यान से देखे जा रहे हैं। अब वो परेशान हो गए थे। वो अपने स्थान से खड़े होकर राजकुमार की तरफ बढ़े और उनके दाएं हाथ को पकड़कर हिलाते हुए कहा, सूर्य आखिर क्या हो गया आपके हाथों को जो आप इतने समय से इन्हें देख ही जा रहे हैं। वही युग के अचानक अपना हाथ पकड़ने से सूर्य अपने ख्यालों से बाहर आए। उन्होंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से भरी नजर राजकुमार योग शौर्य पर डाली, जिससे कुछ समय के लिए राजकुमार शौर्य वही स्तंभ खड़े रह गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में अचानक एक कंपन पैदा हुई। उन्होंने थोड़ा हिम्मत करते हुए दोबारा राजकुमार से सवाल किया, सूर्य क्या आपके हाथों में कुछ है जिसे आप इतने ध्यान से देख रहे हैं। सूर्य ने कुछ समय राजकुमार शौर्य की तरफ देखा और कहा, आपने उनकी छुअन मिटा दी है। इतना कह राजकुमार अपने स्थान से गायब हो गए और पीछे छोड़ गए। हैरान परेशान शौर्य को उनके तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार सूर्य ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। वो पहले तो बिल्कुल ठीक थे, परंतु उनका बर्ताव कल रात के बाद बदलने लगा। उन्हें डर था कि कहीं राजकुमारी मीरा की सच्चाई पता चलने के बाद उनके दोस्त मानसिक रूप से बीमार तो नहीं हो गए। ये ख्याल अपने मन में आते ही अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं यह नहीं हो सकता। मुझे जल्द से जल्द अपने प्रिय मित्र को यहाँ से वापस राज्य ले जाना होगा। कहीं मेरे दोस्त का मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया। मुझे जल्द से जल्द एक बड़े वेद की तलाश करनी होगी। इतना कह वो एक वेद की तलाश निकल गई। इस बात से अनजान कि उनके दोस्त को कोई बीमारी नहीं बल्कि राजकुमारी मीरा से प्रेम हो गया है। अब ये बात इन अखंड ब्रह्मचारी को कौन समझाए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार सूर्य एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर ऊपर आसमान की तरह देखते हुए अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजकुमारी मीरा आपको जितना भगाना है भाग लीजिए, आना तो आपको हमारे पिंजरे में ही है। इतना कहें वो अजीब सी हंसी हंसने लगे। उनकी बातों में एक अजीब से दीवानापन, अहंकार और जुनून भरा था। उनकी आंखों में मीरा को अपने की लालसा साफ नजर आ रही थी, जो मीरा के लिए अच्छा संकेत नहीं था। अचानक उन्होंने हंसना बंद किया और अपनी मुठियां कसते हुए, बस कुछ समय और फिर आप हमारी कैद में होंगी। बहुत शौक है ना आपको पंछी बनकर उड़ान का, तो इस पंछी के पर हम ही काटेंगे। आपने अच्छा नहीं किया हमें इस तरह अनदेखा करके। अब आपको जीवन भर हमें ही देखना होगा। इतना कहें अब एक राक्षसी हंसी हंसने लगे। तो क्या होगा मीरा के जीवन में आगे और क्या चाहते हैं राजकुमार सूर्य, मीरा से क्या इरादे हैं उनके, मीरा को लेकर क्या मीरा उनकी सच्चाई जान पाएगी या फंस जाएगी राजकुमार के जाल में। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 17। ये एपिसोड सिर्फ कहानी में किरदारों की भूमिका बताने के लिए बनाया है। मैं आपको बता दूं कि सूर्य मैन लीड नहीं है, वो बस एक किरदार है जो राजकुमारी मीरा के प्यार में पागल है। और रही बात मीरा और मेन लीड की, तो मैं कुछ चैप्टर के बाद इन दोनों का सामना करवाने वाली हूं, क्योंकि अभी मीरा भीमपुर जैसे छोटे राज्य में है और हमारा मेन लीड बहुत शक्तिशाली और मीरा को टक्कर देने वाला होना चाहिए। इसलिए जब मीरा भीमपुर राजा से निकालकर अपने नए सफर पर निकलेगी तभी उसकी और मैन लीड मुलाकात होगी। और आप चिंता मत कीजिए, हमारा मेन लीड बहुत हैंडसम, स्ट्रांग और एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। और इन दोनों की स्टोरी भी बहुत रोमांटिक कॉमेडी से भरपूर होने वाला है। एपिसोड 18। अब आगे इन सब बातों से अनजान मीरा जंगल के बीचों बीच एक सुंदर नदी के पास बैठी अपने मन को शांत कर रही थी। अचानक मीरा के दिल में फिर से घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। वो जब से राजकुमार सूर्या से मिली है तभी से ही उसका मन इतना विचलित क्यों हो रहा है। तभी लुक्स की आवाज से मीरा अपने ख्यालों से बाहर आए। बोस आप किस चीज के लिए इतनी परेशान हो रही है। जिसे सुन मीरा ने सामने बहती नदी को देखते हुए कहा, पता नहीं लुक्स, परंतु आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये सूर्यगढ़ के राजकुमार में मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उसका मुझे देखना, मुझे छूना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस राजकुमार से मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है। जिसे समझते हुए लुक्स ने मीरा से कहा, मैंने जितना इस राजकुमार के बारे में पता करने की कोशिश की है वो सब बहुत कम है। मुझे लगता है अब मुझे राजकुमार सूर्या की पूरी जानकारी निकालनी होगी।
जिसे सुन मीरा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए सोचा उसे अब राजकुमार सूर्य से दूर ही रहना था। उसने सूर्य के ख्यालों को अपने दिमाग से झटका और लुक्स से सवाल किया, मुझे कब तक अपने दूसरे तत्व की शक्तियां प्राप्त हो जाएगी? मैं ज्यादा समय इस राज्य में नहीं रुकना चाहती। जिसे सुन लुक्स ने हैरानी से कहा, बोस आप कहीं जाने की योजना बना रही है? मीरा कुछ समय चुप रही और फिर बोले, हाँ अगर मुझे शक्तियां प्राप्त करनी है और अपने आप को ताकतवर बनाना है तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे यहाँ से निकालकर इस पूरी दुनिया को जानना है। हो सकता है मुझे खुद से भी ज्यादा शक्तिशाली बुद्धिमान लोग मिल जाए। मुझे नहीं लगता यह अब मेरे लायक कुछ भी ऐसा है जिसके लिए मुझे यहाँ रुकना चाहिए। मुझे राजा और उसके परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिन्होंने कभी अपनी बेटी को समझा नहीं, उसे मान सम्मान नहीं दिया, ऐसे लोगों के साथ मेरा ज्यादा दिनों तक रहना ठीक नहीं है। लुकस चुपचाप मीरा की सारी बातें सुनता रहा। कुछ समय बाद मीरा ने बोलना बंद कर दिया। तभी लुकस को कुछ याद आया। उसने मीरा से कहा, बोस अगर आपको अधिक शक्तियां और ट्रेनिंग चाहिए तो आपके यहाँ के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में दाखिला लेना चाहिए। जिसे सुन मीरा ने पूछा, शिक्षा केंद्र? हाँ, यहाँ बहुत से ऐसी अकेडमी है जिसे आप एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ क्या मॉडल दुनिया की तरह स्कूल भी है? जिसे सुन लुक्स ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मॉडर्न दुनिया में स्कूलों में भी होती है, पर यहाँ के स्कूलों में जादू से संबंधित शिक्षा नीति दी जाती है। यहाँ सभी के पास शक्तियां हैं, उन शक्तियों का सही ढंग से प्रयोग करना यही स्कूल सीखते हैं। लुकस की बातें सुन मीरा का ध्यान राजकुमार सूर्य से हट गया। उसने उत्सुकता से लुकास से पूछा, तो यहाँ कितने स्कूल है? लुक्स ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, वैसे तो यहाँ छोटी छोटी बहुत से स्कूल से, पर यहाँ 3 सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्कूल भी है जिसे बहुत से महान लोगों ने शिक्षा प्राप्त कर प्रसिद्ध प्राप्त की है। अच्छा, और कहाँ है ये स्कूल? मीरा ने लुकस से सवाल किया। लॉक्स ने जवाब देते हुए कहा, पहले अकेडमी सूर्यगढ़ राज्य में है जिसका संचालन सूर्यगढ़ का राज परिवार करता है। ये तीसरी दर्जे की अकादमी है। इस अकादमी में आपके परिवार के कई लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है और अब तो राजकुमारी श्रद्धा और आपकी 2 छोटी बहनें इन्हीं अकादमी में शिक्षा प्राप्त कर रही है। दूसरी अकेडमी समुद्रगढ़ राज्य में है। ये राज्य पानी के अंदर बसा हुआ है। ये प्रसिद्ध में दूसरे स्थान पर है, जिस तक पहुंचना काफी मुश्किल है। इसमें आपका सबसे बड़े भाई राजा के पहले बेटे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी इस राज्य में बहुत इज्जत की जाती है। तभी मीरा ने लुकस से पूछा, और पहले नंबर की अकादमी कहाँ है? जिसे सुन लुक्स कुछ देर शांत रहने के बाद आगे बोला, यह अकेडमी सबसे प्रसिद्ध उच्च और छिपी हुई अकेडमी है, जिस तक पहुंचने के लिए किस्मत और शक्ति दोनों का ही होना आवश्यक होता है। आसपास के किसी भी राज्य के में कोई भी इस अकादमी तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ प्रसिद्ध लोगों ने ही यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। यह अकेडमी ब्रह्म के जंगलों को पार कर उसकी एक ऊंची चोटी पर बादलों के बीच में स्थित है, जिस तक पहुंचना नामुमकिन है। आज तक कई लोगों ने यहाँ तक पहुंचाने का प्रयास किया है, परंतु उन सभी की या मृत्यु हो गई या वो लोग कहीं गायब हो गए। किसी को नहीं पता वो लोग कहाँ गए। लुकस की सारी बातें सुन मेरा बहुत हैरान थी। उसे पता ही नहीं था इस दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है जहां तक पहुंचना लोगों के लिए नामुमकिन हो। उसे ये जानकर भी काफी हैरानी हुई थी कि मीरा के परिवार के सभी सदस्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगह पर गए हैं। तभी उसने लुकस से सवाल किया, जब राज परिवार के सभी सदस्यों को शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए बाहर भेजा गया है, तो मीरा आज तक बाहर क्यों नहीं गई? माही ने मीरा की यादों में कभी किसी स्कूल या ट्रेनिंग के बारे में नहीं देखा था। लॉक्स ने जवाब देते हुए कहा, इन सभी अकादमी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास किसी तत्व की शक्ति होना आवश्यक है, और राजकुमारी मीरा के पास किसी भी तत्व की शक्ति नहीं थी। उनकी शक्तियों को पहले ही नष्ट कर दिया गया था, जिस वजह से उनकी शक्तियां कभी जागृति ही नहीं हुई। जिसे सुन मीरा ने पूछा, किसने किया था यह मीरा के साथ? महारानी संतोषी ने। जब मीर 5 बरस की थी तभी महारानी संतोषी ने मीरा को एक जहर दिया था, जिस कारण मीरा की शक्तियां कभी जागृत ना हो। यहाँ सभी की शक्ति जागृत होने की एक खास उम्र होती है, परंतु राजकुमारी मीरा की शक्तियां उनकी उम्र से पहले ये जागृत हो गई थी, जो महारानी को रास नहीं आया। जिसे सुन मीरा ने गुस्से में कहा, इस मोटी औरत की प्रॉब्लम क्या है? क्यों ये हर समय पर मीरा के पीछे पड़ी रहती? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर जहां तक मुझे मेरे सोर्स से पता चला है, महाराज तेज प्रताप सिंह अपनी दूसरी पत्नी यानी मीरा की मां से अत्यधिक प्रेम करते थे। महारानी के साथ उनका राजनीतिक विवाह हुआ था, परंतु मीरा की मां से उन्होंने प्रेम विवाह किया था, जिस वजह से वह अपना सारा समय अपनी दूसरी पत्नी को दिया करते। मुझे पता चला है कि मीरा की मां की मृत्यु में कहीं ना कहीं महारानी का हाथ था। जब वह गर्भवती थी तो महारानी ने उन्हें एक खास तरह का जहर दिया था, जिससे मीरा और उसकी मां की वही मृत्यु हो जाए, परंतु मीरा इस हादसे में बच गई। मीरा की सारी कहानी सुन आज पहली बार माही की आंखों में आंसू आए थे। उसे नहीं पता था कि मीरा क्यों इस तरह डरी सहमी रहती थी, पर शायद आज माही को इसका कारण भी पता चल गया। उसे बड़ी रानी और श्रद्धा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपने मतलब के चलते किसी की जान ले ले? हाँ, माही ने अपने पिछले जन्म में बहुत से लोगों को मारा था, पर उसने कभी किसी निर्दोष की जान नहीं ली। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 19 अब आगे।
मीरा के जीवन के बारे में जाने के बाद माही को महारानी और श्रद्धा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बहुत शौक है ना इन दोनों माँ बेटियों को दूसरों के खिलाफ चाले चलने का। अब बस तुम दोनों इंतजार करो मेरी चाल का। अगर मैंने तुम दोनों का जीवन नर्क से बदतर ना कर दिया तो मेरा नाम भी माही नहीं। मीरा का बदला तो मैं तुम लोगों से सूद समेत वापस लूंगी। इतना कह है मीरा मुस्कुराने लगी। कुछ तो चल रहा था माही के दिमाग में इस समय जो महारानी और श्रद्धा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला था। अब आगे अगली सुबह मीरा को महाराज के दिए हुए आदेश के बारे में पता चल गया था, पर इन सब से मीरा को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो यह अच्छा ही था कि वह राजा और उसके परिवार से दूर ही रहे। इस बहाने उसे राजकुमार सूर्य की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। मीरा के ये कुछ दिन बहुत अच्छे निकले। उसे न तो राजा के परिवार का सामना करना पड़ा और न ही राजकुमार सूर्य की शक्ल देखनी पड़ी। इन कुछ दिनों में मीरा अपने कक्ष में रहकर अपनी ट्रेनिंग को ही सारा समय दिया। इन कुछ दिनों में मीरा ने अपनी शक्तियों को काफी मजबूत कर लिया था। उसके वायु तत्व की शक्ति अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी और अब वो अपने दूसरे तत्व की तरफ बढ़ने लगी थी। मीरा को लुक्स की मदद से ये भी पता लग गया था कि राजकुमार सूर्या मीरा का राज जान गए। जिस समय राजकुमार मीरा का पीछा कर रहे थे उस समय मीरा को किसी का अपने पीछे होने का आभास हुआ था। इसलिए मीरा ने लुक्स की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर उसका पीछा कौन कर रहा है, जिससे मीरा को राजकुमार सूर्य के बारे में पता चला, जिस कारण मीरा ने कुछ दिनों तक बाहर जाना बंद कर दिया। अगर वो बाहर जाती तो पक्का उसे राजकुमार सूर्य का सामना करना पड़ता। आज की सुबह भी रोज की तरह ही थी। मीरा अपनी आंखें बंद किए हुए अपने ध्यान में बैठी हुई थी। वो रोशनियों की दुनिया में जाकर अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। तभी अचानक मीरा के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुन मीरा का ध्यान टूट उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दरवाजे की तरफ देखा और कहा, अंदर आ जाए। जिसे सुन दरवाजा खुला तभी दरवाजे के बाहर से 3 लोग मीरा के कक्ष में आए, जिन्हें देखने की उम्मीद मीरा को बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत हैरान थी पर उसने यह बात अपने चेहरे पर नहीं आने दी। सामने महाराज तेज प्रताप सिंह, बड़ी रानी और उनके पीछे छोटी रानी सुलोचना थी। मीरा को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह 3 लोग उसके कक्ष में किस लिए आए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी तो उसे राजा तेज प्रताप सिंह को देखकर हुई। मीरा की यादों से उसे इतना तो पता चल गया था कि महाराज कभी भी मीरा के कक्ष में नहीं आए, तो आज अचानक उनका ऐसे आना मीरा को कुछ खटक रहा था। मीरा ने ध्यान से सबके चेहरे के भावों को समझने का प्रयास किया। राजा के चेहरे पर थोड़ी चिंता और बेचैनी के भाव थे, वहीं महारानी के चेहरे नफरत और गुस्सा नजर आ रहा था। अपना सर झुकाए खड़ी तीसरी रानी थोड़ी घबराई और डरी हुई लग रही थी। उन्होंने अपने पल्लू को अपने हाथों से जकड़ा हुआ था, जिनसे उनकी घबराहट साफ समझी जा सकती थी। तीनों के चेहरे के भाव देखने के बाद मीरा को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, जिसे जानने के लिए उसे इन तीनों के बोलने का इंतजार किया। तभी राजा ने आगे आते हुए कहा, मीरा हमारी प्रिय बिटिया, आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं। वहीं राजा के मुंह से अपने लिए प्रिय बिटिया सुनकर मीरा को तो जैसे खून के उल्टी ही होने वाली थी। क्या ये बूढ़ा राजा अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दे सकता? इसके कारण किसी को हार्ट अटैक आ सकता था। पर मीरा ने अपने भावों को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। मीरा के चेहरे पर इस समय शून्य भाव। उसने ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, जिसे देख राजा ने आगे अपनी बात कहते हुए कहा, हम आपके लिए राजकुमार सूर्य का रिश्ता लेकर आए हैं। वैसे तो हम आपका विवाह इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहते थे, परंतु जब से हमें पता चला है कि आप राजकुमार सूर्य को पसंद करती है, इसलिए हमने राजकुमार सूर्य से बात कर आपका विवाह उनके साथ तय करवाया है। जिसे सुन मीरा का एक बड़ा झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस सिचुएशन को समझे। सबको पता था कि कुछ समय पहले राजकुमार सूर्य और मीरा के बीच क्या हुआ था, और उसके बाद भी आज महाराज उसके लिए राजकुमार से विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। परंतु उनकी आंखें और उनकी जुबान दोनों ही अलग अलग बातें कह रही थी। उनके जुबान बेशक ये बता रही हो कि उन्होंने मीरा के लिए राजकुमार से बात की है, परंतु उनकी आंखों में मीरा के रिश्ते की हाँ या ना का डर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख मीरा को यह समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगी कि यह सभी बातें बेशक राजा कह रहे हैं, परंतु ये शब्द राजकुमार के हैं। मीरा को पता था कि राजा सूर्यगढ़ से कितना डरते हैं, इसलिए उनकी इतनी तो हिम्मत नहीं है कि राजकुमार के सामने ऐसा कुछ कह सके। तो तय था कि इस रिश्ता की बात जरूर राजकुमार सूर्य ने ही की है। मीरा शांति से राजा की बातें सुन रही थी। उस इस तरह चुप देखकर महाराज ने महारानी की तरफ कुछ इशारा किया, जिसे समझ महारानी अपना मुंह बनाते हुए मीरा की तरफ बढ़ी। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, पुत्री, हमें पता है ये बात जानकर आप बहुत खुश होंगी, और आपकी खुशी ध्यान में रखते हुए हमने आपका राजकुमार का विवाह 3 दिन बाद का रखवाया है। उस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। कुछ देर की शांति के बाद मीरा ने एक मुस्कान के साथ कहा, क्या आप लोग सत्य कह रहे हैं? क्या हमारा विवाह राजकुमार सूर्य के साथ होने जा रहा है? हमें ये रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। जिसे सुन सबने गहरी सांस ली। राजा छोटी रानी को अपने साथ इसलिए ही लाए थे कि अगर मीरा विवाह के लिए ना माने तो वो छोटी रानी की सहायता से मीरा को इस विवाह के लिए मना ले।
अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 20। अब आगे मीरा को इस रिश्ते के लिए हाँ करता देख महाराज, जो अभी तक परेशान थे कि कहीं मेरा इस रिश्ते के लिए मान ना कर दे, उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक मुस्कान के साथ मीरा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमें पता था हमारी पुत्री बहुत ही समझदार है। अब हम चलते हैं, हमें आपके विवाह की तैयारी करनी है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमसे मांग सकती है। अब आपको अपने कक्ष में रहने की भी जरूरत नहीं है, आप बाहर आ जा सकती हैं। जिसे सुन मीरा ने एक झूठी मुस्कान दी। कुछ समय बाद कर वह तीनों लोग मीरा के कमरे से चले गए। तभी लुकस की आवाज मीरा के कानों में आई, बोस आप ये क्या करने जा रही है? आप जानती है ना राजकुमार सूर्य के क्या इरादे हैं आपको लेकर। मीरा जो अभी तक शांत खड़ी थी वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी। हंसते हंसते मीरा अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने ऊपर छत की तरफ देखते हुए हंसना बंद किया और एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, किसने कहा मैं शादी करने जा रही हूँ? जिसे सुन लुक्स ने ना समझी में कहा, अभी तो अपने विवाह के लिए हाँ किया। हाँ तो मैंने की है, पर विवाह किसका होगा ये तो विवाह का दिन ही बताएगा। जिसे सुन लुक्स ने इरिटेट होते हुए कहा, बस क्या आप मुझे सही सही जवाब देंगी? क्यों आप बातों को गोल गोल घूम रही हैं? मीरा ने थोड़ा हंसते हुए कहा, लुक्स तुम्हें पता है ना मेरे पास एक और शक्ति है कि मैं अपने सामने खड़े इंसान के मन की बात सुन सकती हूँ और उसको छूने से उसका पेस जान सकती हूँ। जिसे सुन लुक्स ने हामी भरते हुए कहा, परंतु वो शक्ति तो अभी जागृत नहीं हुई है। 1 मिनट, क्या आपने अपनी इस शक्ति को जागृत कर लिया है? जिसे सुन मीरा ने हंसते हुए कहा, हाँ कुछ समय पहले ही मैंने अपनी इस शक्ति को जागृत किया और तुम्हें पता है इसका पहला एक्सपेरिमेंट मैंने रानी पर किया, जिनकी यादों से मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि वो मेरा विवाह राजकुमार सूर्य से तो नहीं होने देगी और यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तुम जानते हो ना श्रद्धा राजकुमार के प्यार में किस तरह पागल है, तो तुम्हें लगता है ये लोग इतनी आसानी से इस विवाह को होने देंगे? बस मुझे इन लोगों की चाल का इंतजार है और उसे चाल में फंसने के लिए मैं बहुत बेकरार हूँ, क्योंकि उस चाल में फंसकर ही मैं इस राजमहल से भाग पाऊंगी। क्योंकि अगर मैंने इस विवाह के लिए मना किया तो राजकुमार सूर्य जरूर कुछ ना कुछ चाल चलेगी जो अभी मेरी मौजूद शक्तियों के लिए अच्छी नहीं है। अभी मैं राजकुमार सूर्य का सामना नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ रानी और श्रद्धा की जाल के जरिए मैं बहुत आसानी से यहाँ से निकाल सकती हूँ। कुछ समय लोगों से ऐसे ही बात करने के बाद मेरा फिर अपने ध्यान में बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ जब राजकुमार सूर्य को ये पता चला कि राजकुमारी मीरा उनसे विवाह करने के लिए मान गई है, जिसे सुन वो बहुत खुश हुए। उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। अचानक कि वो रुक गए और एक पागल आशिक की तरह उन्होंने अपने दाएं हाथ को चूमते हुए कहा, बस कुछ समय और उसके बाद आप हमारी बाहों में होंगी राजकुमारी, और इन बाहों की कैद से हम आपको कभी आजाद नहीं होने देंगे। बस कुछ समय और प्रतीक्षा करें हमारी, इसके पश्चात आप हमारी होंगी। आपकी सुंदरता, आपका वो बेबाक अंदाज, आपकी वो खूबसूरत आंखें सब हमारी होगी। हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहां कोई भी हमारे सिवाय देखना आपको देख ना सके। ये सब कहते हुए वो किसी सनकीकी की तरह लग रहे थे, जिन्हें देख युग को अब राजकुमारी मीरा के लिए डर लगने लगा था। उन्हें नहीं पता था कि सूर्य राजकुमारी मीरा के पीछे इतने पागल हो जाएंगे कि वह पागलों की तरह बर्ताव करने लगेंगे। युग शौर्य को इतना तो पता था कि अगर सूर्य को एक बार कोई चीज पसंद आ जाए तो वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन राजकुमारी मीरा के लिए उनका यह पागलपन युग को कहीं ना कहीं राजकुमारी के लिए चिंतित कर रहा था। राजकुमार यज्ञ शौर्य दिल के बहुत ही और सभ्य स्वभाव वाले व्यक्ति थे। शायद इसी वजह से उन्हें मीरा के लिए इतना बुरा लग रहा था। वही राजकुमारी श्रद्धा के कक्ष में सारे कक्ष की हालत खराब थी। कक्ष की हर एक वस्तु नष्ट हो गई थी। वही बिखरे हुए बिस्तर पर राजकुमारी श्रद्धा, जो इस समय किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, उनकी आंखों का काजल बहकर उनके चेहरे पर आ गया था, जिससे उनका चेहरा और अधिक बदसूरत लग रहा। उन्होंने अपने सारे गहने और वस्त्र को तहस नहस कर दिया था। वही श्रद्धा की सभी दासियां डर के मारे एक कोने में कर खड़ी थी। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजकुमारी के समक्ष जा सके। तभी राजकुमारी श्रद्धा के कमरे का दरवाजा खुला और महारानी संतोषी ने कक्ष की हालत देखकर एक गहरी सांस ली। तभी उनकी नजर श्रद्धा पर गई, जिसके हाथों से इस समय खून बह रहा था, जिसे देख वो घबरा गई। उन्होंने चिल्लाते हुए एक दासी को मलहम तैयार करने के लिए कहा और जाकर श्रद्धा को अपने सीने से लगा लिया। अपनी माँ के सीने से लगते ही श्रद्धा फूटकर रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, माँ ये सब उसे छोटी चुड़ैल का किया हुआ। वो राजकुमार के सामने इसीलिए ही सज धज कर आई थी ताकि वो उन्हें अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनसे विवाह कर ले। माँ अगर राजकुमार का विवाह मीरा से हुआ तो हम अपनी जान ले लेंगे। जिसे सुन महारानी संतोषी ने श्रद्धा के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो पुत्री, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने देंगे। जिस तरह हम अपने प्रेम के लिए तड़पे हैं हम तुम्हें तड़पने नहीं देंगे। और रही बात मरने की, तो मारेगी वो कुत्तिया जिसने मेरी बेटी की खुशियां छीन की कोशिश की है। बरसों पहले उसकी मां ने हमारा प्रेम छीना था और आज उसकी बेटी हमारी बेटी का प्रेम छीने की कोशिश कर रही है। उसे समय हम कुछ नहीं कर पाए थे, पर इस बार हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये कहते हुए रानी की आंखों में मीरा के लिए बेइंतहा नफरत थी।
महारानी ने श्रद्धा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी मां पर विश्वास नहीं है? हम उनका विवाह कभी भी राजकुमार से नहीं होने देंगे। राजकुमार सूर्या का विवाह आपके साथ ही होगा। जिसे सुन मीरा की आंखें चमक उठी। उसने महारानी के गले लगते हुए कहा, मां, क्या आप सत्य कह रही हैं? क्या हमारा विवाह राजकुमार के शादी होगा? क्या हम ही सूर्यगढ़ की रानी बनेंगे? इस पर महारानी ने हामी भरी। विवाह का समय 3 दिन बाद का था। पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्यदेव सिंह का विवाह भीमपुर राजा की छोटी राजकुमारी मीरा से हो रहा है। ये खबर सभी के लिए चौंकाने वाली थी। सभी ने यही सुना था। सूर्यगढ़ के राजकुमार सूर्यदेव सिंह राजकुमारी मीरा को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने भरी सभा में उनका अपमान किया। फिर अब राजकुमारी मीरा के साथ उनके विवाह की खबर, इस बारे में जानने के लिए सभी बहुत उत्सुक थे कि आखिर राजमहल में चल क्या रहा है। इसलिए सभी से विवाह समारोह में शामिल होना चाहते थे। महाराज तेज प्रताप भी बहुत खुश थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब उनका रिश्ता सूर्यगढ़ राज्य जैसे भाव राज्य के साथ जुड़ने जा रहा है, जिनसे उनकी शक्तियों में और अधिक बढ़ोतरी हो गई। उन्हें अब अपनी से बड़ी रियासत के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो सूर्यगढ़ गढ़ जैसी एक बड़ी रियासत के रिश्तेदार बनने वाले थे, जिस वजह से उन्होंने अपने आसपास के सभी रियासतों, अपने मित्र, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी अपनी बेटी के विवाह का निमंत्रण भेजा। वो सभी को अपनी बढ़ती शक्तियां और वैभव दिखाना चाहते थे। राजमहल को बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से सजा दिया गया था। हर तरफ चकाचौंध से भारी रोशनी चमक रही थी। ये सभी तैयारी महाराजा ने बहुत ही उच्च स्तर पर करवाई थी, ताकि लोग उनका वैभव और शानो शौकत देख सके। वहीं दूसरी तरफ मीरा के कक्ष। मीरा इन 3 दिनों में अपने कक्ष से एक बार भी बाहर नहीं दिखाई दी। जब सारी औरतें उन्हें हल्दी और मेहंदी लगाने आई तो मीरा ने उन्हें हल्दी और मेहंदी से एक भयंकर बीमारी कहकर इस रस्मों को टाल दिया, जिसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने उसे प्रयोग करके भी दिखाया, जिसके बाद किसी ने भी उन्हें रस्मों के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की। वैसे भी महारानी इस विवाह से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए उन्होंने भी मीरा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस किसी भी प्रकार इस विवाह को रोकने की योजनाओं में लगी हुई थी। आज विवाह का दिन था। मीरा अपने कमरे में अपने कुछ जरूरी सामान को एक बड़े से थैले में डाल रही थी। उसने अपने आगे आने वाले सफर में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं को उसे थैले में डाल लिया। तभी उसने एक जादुई स्टोरेज रिंग बाहर निकाली और अपना सभी सामान उसमें डाल दिया। ये स्टोरेज रिंग मीरा ने इन 2 दिनों में छुप छुप कर राजमहल से बाहर जाकर एक व्यापारी से उच्च दम पर खरीदी, जिसमें मीरा का काफी धन लगा। पर अब मीरा को इस बात की शांति थी कि उसका धन सही जगह पर लगा है। उसने इस अंगूठी में पहले ही बाजार से खरीदी हुई कुछ वस्तुएं, कपड़े और खाने पीने का सामान डाल दिया था, परंतु अभी भी स्टोरेज अंगूठी में बहुत सा स्थान खाली पड़ा हुआ था, जिसमें मीरा और अधिक वस्तुएं डाल सकती थी। वैसे तो उसे यकीन नहीं था कि यह पुरानी अंगूठी उसके इतने काम आएगी। उसे लगा शायद उसे व्यापारी ने उसे ठग लिया है, परंतु उसका प्रयोग करने के बाद मीरा को इस बात की शांति हुई कि उसने सही वस्तु को खरीदा है। उसने राजमहल से अपने जमा किए हुए कुछ पैसे, अपने कुछ कीमती हथियार जो उसने स्वयं बनाए थे, यही सब मीरा ने राजमहल से लिया था। उसने अपने वस्त्र और या किसी और आभूषण को हाथ नहीं लगाया, ताकि किसी को भी उसे पर शक ना हो। वो अभी अपना सामान डाल ही रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जिसे सुन मीरा सतर्क हो गई। उसने जल्दी से सभी सामग्री को स्टोरेज अंगूठी में डाल दिया। तभी दरवाजा खुला। दरवाजे पर महारानी संतोषी और श्रद्धा खड़े थे। उनकी नजर सामने बैठ मीरा पर गई, जिसने एक सुंदर हैवी एम्ब्रॉयडरी का लहंगा पहना हुआ था, जिसके ऊपर उसके गले में एक बहुत ही कीमती मोतियों का हर, कानों में झुमके, माथे पर मांग टीका और नाक में एक सुंदर सी नाथ हल्के से मेकअप के साथ। मीरा बहुत ही सुंदर और अद्भुत नजर आ रही थी। एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसको अगर कोई एक नजर देख ले तो वो अपनी नजरें हटाना ही भूल जाए। मीरा का ये रूप देखकर श्रद्धा का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाए, अचानक उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया, जिसे समझा मत। श्रद्धा शांत होने की कोशिश करने लगी। उसने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए मीरा की तरफ देखा। महारानी ने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, मीरा पुत्री, आप आज कितनी खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। इतना कह उन्होंने अपनी आंखों से काजल निकालकर मीरा को लगा दिया, जिसे देख मीरा बड़ी मासूमियत से मुस्कुराई। उसने मुस्कुराते हुए महारानी से कहा, क्या हम इतने अच्छे लग रहे हैं बड़ी माँ? आपकी तारीफों के लिए धन्यवाद। फिर उसने अपनी आंखों के कोने से श्रद्धा की तरफ देखा, जो अभी खुश होने की बहुत कोशिश कर रही थी, जिसे देख मीरा ने कुछ सोचा। फिर उसने अपने गले के हार को महारानी को दिखाते हुए कहा, बड़ी माँ ये देखिए, ये राजकुमार ने हमारे लिए भेजा है। वो कह रहे थे कि इसमें हम बहुत खूबसूरत लगेंगे। देखिए उनकी पसंद कितनी अच्छी है। इतना कह मीरा शर्माने लगी। उसको इस तरह शर्माता देख श्रद्धा, जो अब तक अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, वो गुस्से में पागल हो गई थी। वह आगे बढ़कर अभी उसे हर को खींचने तोड़ना वाली थी कि तभी महारानी ने एक बार फिर उसे पीछे की तरफ खींच लिया और अपनी आंखों से श्रद्धा को शांत रहने का इशारा किया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, ये तो बहुत ही नायाब और खूबसूरत है। सच में राजकुमार आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। अरे हाँ, हम तो बात बातों में भूल ही गए, हम आपके लिए कुछ लाए हैं।
इतना कह उन्होंने ताली बजाई, जिससे दो दासियां जिनके हाथों में दो बड़ी सी थाल थी, वो सर झुकाकर कमरे के अंदर आए और उसे थाल को वहां रख चली गई। उसे थाल को देख श्रद्धा की आंखें चमक उठी। उसके सारा गुस्सा, सारी नफरत 1 मिनट में हंस गायब हो गई। उसने आगे बढ़ाकर उसे थाल से कपड़ा हटाते हुए अपने हाथ में एक कटोरी लेकर मीरा की तरफ बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, मीरा, तुम्हें बचपन से ही मूंग का दाल का हलवा बहुत पसंद है ना, इसलिए आज माँ ने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से ये तैयार किया है। फिर थोड़ा उदास होते हुए कहा, हम आपको और ज्यादा प्यार और समय देना चाहते थे, परंतु अब लगता है हम वह भी नहीं कर पाएंगे। आज हमारी छोटी बहन का विवाह है, उसके बाद आप हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगी, इसलिए हमने आखिरी बार आपके लिए बहुत प्यार से कुछ बनाया है। हमें पता है हमारे बीच बहुत गिले शिकवे रहे हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हमने आज इस मीठे का सहारा लिया है। क्या आप इसे स्वीकार करेगी? अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मत खाना। इतना कह उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बड़ी बहन, यह आपने इतने प्यार से बनाया है, हम कैसे मना कर सकते हैं, और वैसे भी मूंग दाल का हलवा तो हमारा पसंदीदा मीठा है। जिसे सुन श्रद्धा ने उसे कटोरी को मीरा की तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने खुशी खुशी उसे हलवे को खाने लगी। वही महारानी और श्रद्धा की नजर मीरा पर ही बनी हुई थी। अपना काम होता देख दोनों के चेहरे जो अभी तक उदास थे, उस पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मीरा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए रेबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस क्वीन, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। आगे के एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू लिसनर।